हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई साउथ इंडियन हॉरर मूवी आयरा। मूवी में स्टार्टिंग में काफ़ी सस्पेंस क्रिएट किया गया है जो कि मूवी को और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है मूसलाधार बरसात से और ये आज का दिन है बिलासपुर में। दो लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और काफ़ी डरे हुए होते हैं। वो किसी भूतिया हवेली की बात कर रहे होते हैं। ऐसे ही उनकी बातें चल रही होती है, उनमें से एक बहुत डरा हुआ होता है और थोड़ी देर में पता चलता है कि ये दोनों पुलिस वाले हैं जो कि नाइट पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं उस हवेली पर जिसकी वो बात कर रहे होते हैं। वहाँ उनको किसी लाश के मिलने की खबर मिलती है। दोनों पुलिस ऑफिसर काफ़ी डरे हुए होते हैं। इनमें से जो जूनियर ऑफिसर होता है वो अपने सीनियर ऑफिसर को काफ़ी मना करता है कि हमें इस भूतिया हवेली के अंदर नहीं जाना चाहिए, पर सीनियर ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता है और वो दोनों गेट को नॉक करने लग जाते हैं। काफ़ी देर तक गेट नॉक करने के बाद भी कोई गेट नहीं खोलता है। तब सीनियर ऑफिसर गेट को तोड़ने की सोच ही रहा होता है कि अचानक अपने आप ही गेट खुल जाती है और दोनों काफ़ी डर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लाश को ढूंढने लग जाते हैं कि अचानक ही उनको अलमारी से कोई आवाज़ सुनाई देती है और वो जैसे ही अलमारी को खोलते हैं उसमें से एक बिल्ली निकल के भागती है। वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं पर उसको इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और लाश को ढूंढने लग जाते हैं और अचानक फिर उनको किसी लड़की के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कोई प्रोजेक्टर चल रहा है जिसमें से लड़की के हंसने की आवाज़ आ रही है। वो उस प्रोजेक्टर को बंद कर देते हैं और दोनों अपनी इन्वेस्टिगेशन करते करते एक रूम में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद मानो उनके होश ही उड़ जाते हैं। जैसे ही वो रूम में पहुंचते हैं वो देखते हैं रूम की सारी चीज़ें हवा में लटकी हुई है। उसको देख के वो काफ़ी घबरा जाते हैं और जो सीनियर ऑफिसर होता है वो अपने जूनियर को बैकअप के लिए बोल ही रहा होता है कि अचानक कोई पीछे से आके उसका मुंह पकड़ लेती है और वो दोनों को घसीटते हुए बाहर हवा में फेंक देती है। दोनों इतने डर जाते हैं कि आनन फानन में वहाँ से भाग निकलते हैं और फिर अचानक ही एक परछाई दिखाई देती है जो बोल रही होती है कि मैं यहाँ किसी को नहीं आने दूंगी, मानो वो कोई भूतिया परछाई हो। और अब कहानी की शुरुआत होती है 3 महीने पहले से, जहाँ एंट्री होती है इस लड़की की। इसका नाम है अरण्या और ये एक जर्नलिस्ट है। हम देखते हैं कि इसको किसी का कॉल आता है जो कि इसके पापा का कॉल होता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उनसे मिलने के लिए जाती है और उसके पापा उससे उसकी शादी की बात करते हैं। अरण्या उनको मना कर ही रही होती है शादी के लिए कि वहाँ पे आदि आ जाता है। आदि वही लड़का है जिससे अरण्या के माता पिता उसकी शादी की बात कर रहे होते हैं, पर अरण्या को आदि बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और अरण्या वहाँ से उठ के चली जाती है। फिर अरण्या ऑफिस पहुंचती है और ऑफिस पहुंच के वो मेल्स पढ़ने लग जाती है। कुछ मेल्स बहुत ही अटपटे होते हैं जिससे अरण्या परेशान हो जाती है और परेशान होके वो अपने कलीग रवि के पास जाती है और उसको डिपार्टमेंट चेंज करने की बात बोलती है। वो कहती है कि मैं इस डिपार्टमेंट में अब काम नहीं करना चाहती। इसे सुन के रवि कहता है कि इतना आसान नहीं है, हमने भी यहाँ पे बहुत पापड़ बेले हैं। फिर अरण्या रवि को कहती है कि क्यों ना हम अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और उस पे हॉरर स्टोरीज डालें, पर रवि इस बात को नहीं मानता है। वो अरण्या को मना कर देता है जिससे अरण्या काफ़ी मायूस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब अरण्या को उसके पापा का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि घर पर उसके लिए कोई सरप्राइज़ है, तो घर वो जल्दी आए। ये सुन के अरण्या ऑफिस से घर के लिए निकल जाती है और जब वो घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि आदि शादी के लिए मान गया है। यही उसके लिए सरप्राइज़ था, पर अरण्या को ये शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती है और वो घर से भाग जाती है। घर से भाग के वो अपने दादी के यहाँ गांव में चली जाती है। ये औरत उसकी दादी है जो कि अंधी है।
अब कहानी में आगे इस आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम चैतन्य है। ये पुलिस स्टेशन आया हुआ होता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही इसकी प्रेमिका की एक ट्रक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से मौत हो जाती है। अब एक तरफ चैतन्य की कहानी को दिखाया जाता है तो दूसरी तरफ अरण्या की कहानी को दिखाया जाता है। दोनों की कहानी अलग चल। अब अरण्या गांव में ही दादी के साथ रहने लग जाती है और ये वही घर होता है जिसकी स्टार्टिंग में बात हो रही होती है, भूतिया घर। इस घर में अरण्या के साथ बहुत ही अजीब और गरीब घटनाएं घटती हैं। अरण्या इन घटनाओं से काफ़ी परेशान भी होती है, पर वो इन घटनाओं को इग्नोर करके अपना यूट्यूब चैनल वाला आइडिया अपनी दादी को बताती है कि हम यूट्यूब चैनल बनाकर उस पर हॉरर स्टोरीज़ डालेंगे। आइडिया सुनकर उसकी दादी मान जाती है और वो अपना यूट्यूब चैनल बना लेती है। इधर चैतन्य को पता चलता है कि उस ट्रक ड्राइवर ने टेरेस से कूदकर सुसाइड कर लिया है। इधर अरण्या यूट्यूब पर अपने वीडियोस अपलोड करती है और कुछ ही दिनों में वो काफ़ी फेमस हो जाती है। पर इधर चैतन्य इस बात की कन्फ्यूज़न में होता है कि उस ट्रक ड्राइवर ने सच में ही सुसाइड किया है या किसी ने उसका मर्डर कर दिया है। तो इस घर में दिखाया जाता है कि अरण्या के साथ ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं और एक दिन अचानक जब अरण्या अपने यूट्यूब चैनल के लिए कोई काम कर रही होती है तो अचानक उसे सीसीटीवी कैमरा में कुछ अजीब दिखता है। उसे दिखता है कि कोई परछाई उसकी दादी को घसीट रही है और अपनी दादी को बचाने के लिए वो उस परछाई का पीछा करती है और अपने घर से आगे आ जाती है। और जब वो अपने ऊपर देखती है तो चारों तरफ उसे लाशें टंगी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब अरण्या की आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है और उसके साथ साथ उसकी दादी भी उसी हॉस्पिटल में है। उसकी दादी की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है, काफ़ी क्रिटिकल होती है और थोड़ी देर बाद अरण्या को पता चलता है कि उस आत्मा ने उसकी दादी को भी मार दिया है। और फिर जब उसकी दादी का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो एक बच्चा उसे बोलता है कि तुमने भवानी और मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम्हारी वजह से मेरी और भवानी की मौत होगी। ये वही बच्चा होता है जिसके साथ भवानी उस घर में रह रही होती है। ये सब सुन के भवानी काफ़ी घबरा जाती है और फिर उसे एहसास होता है कि इतने दिन से वो जिस बच्चे के साथ खेल रही थी वो असल में कोई असली इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा होता है। और ये सब बातें वो अपने माता पिता को बताती है और वो सभी वापस गांव छोड़ के शहर आ जाते। अब शहर आने के बाद भी वो आत्मा अरण्या को बहुत परेशान करती है, उसे डराती है और इन सब से परेशान होके अरण्या भवानी के मौत का कारण सर्च करने लग जाती है और सर्च करते करते वो मुर्दाघर में पहुंच जाती है। वहाँ उसे चैतन्य का एड्रेस मिलता है। इधर चैतन्य अपने ही सवालों में उलझा हुआ अपने सवालों का जवाब जानने के लिए एक बाबा के पास पहुंचता है। उस बाबा की मदद से वो भवानी की आत्मा को मिलता है, जिसे भवानी की आत्मा बताती है कि वो अरण्या को मार देगी। इधर अरण्या को जब चैतन्य का एड्रेस मिल जाता है तो वो उसके घर पे पहुंच जाती है और वहाँ पे उसे चैतन्य मिल जाता है। वो चैतन्य से भवानी के बारे में पूछने लग जाती है और अरण्या की सभी बातें सुनने के बाद चैतन्य अरण्या को उस बाबा से मिलने की सलाह देता है। बाबा से मिलने के बाद अरण्या को पता चलता है कि उस आत्मा से शांति के लिए उसे उसी घर में पूजा करवानी पड़ेगी। फिर वो अपने माता पिता को झूठ बोलकर वापस उसी भूतिया घर में चली जाती है और वहाँ पर पूजा करवाने लग जाती है। पूजा करवाने के काफ़ी देर के बाद वो आत्मा उनके वश में आती है और भवानी की आत्मा उसे कहानी सुनाने लग जाती है। भवानी का बचपन बहुत ही मुसीबतों में गुजरा होता है। भवानी जब पैदा होती है तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके जीवन में ऐसी ही कठिनाइयाँ होती है। उसे सभी मनहूस मानने लग जाते हैं, उसे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया जाता है और एक चैतन्य ही होता है जो उसे समझता है और उसे पसंद करता है, पर वो चैतन्य से भी बिछड़ जाती है। घर से निकाले जाने के बाद वो शहर आकर काम करने लग जाती है होटल में। वहाँ उसे चैतन्य फिर से मिल जाता है।
वहाँ वो दोनों शादी करने वाले होते हैं और जिस दिन वो शादी के लिए जा रही होती है वो अरण्या को लिफ्ट रोकने के लिए बोलती है, पर अरण्या ध्यान नहीं देती है। रास्ते में कुछ हफ्ता वसूल करने वाले उसे परेशान करते हैं। एक पुलिस वाला उसे गिरफ्तार कर लेता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, पर वो लगातार चैतन्या के साथ कॉल पर होती है। फिर उसे एक बच्चा मिलता है जो उसे सड़क पार करवाने के लिए बोलता है। वो उसे रोड क्रॉस करवा ही रही होती है कि एक ट्रक वाले की लापरवाही की वजह से भवानी की मौत हो जाती है और उसके साथ साथ उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। ये वही बच्चा होता है जिसकी आत्मा अरण्या को भवानी के बारे में बताता है। अब भवानी अरण्या को ही अपने साथ हुई सभी घटनाओं का जिम्मेदार मानती है। अरण्या भवानी से पूछती है कि अब मैं पश्चाताप कैसे करूं। भवानी अरण्या को कहती है कि मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए, मैं चैतन्या से शादी करना चाहती हूं और ज़िंदगी जीना चाहती हूं। अरण्या चैतन्या को बुला लेती है और यहाँ दिखाया जाता है कि दोनों शादी करने वाले हैं, पर अभी भी चैतन्या अपनी ही उलझनों में होता है। वो भवानी को कहता है कि ये प्रकृति के खिलाफ है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हम अपनी खुशी के लिए अरण्या की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हैं। और चैतन्या वहाँ से उठ के चला जाता है। भवानी उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे समझाती है, पर चैतन्या नहीं मानता। फिर भवानी अरण्या को मारने की धमकी देती है, पर इतने में ही चैतन्या अपने आप को मार डालता है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से कहानी काफ़ी अच्छी है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।